This conference will now be recorded. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 293 तक। इस टॉपिक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रखा गया है और यूनियन और स्टेट रखा गया है। भाग 12 वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 293 तक। पहला पॉइंट हमें इसमें देखना है कि ये जो वित्तीय संबंध है उनका पहला रेफरेंस हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम आजादी से पहले दिखाई देता है ना। लेकिन वहां पर और यहाँ पर दो डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। पहला डिफरेंस है कि उस समय के अधिनियम में फाइनेंस कमीशन नहीं था। ठीक है, वित्त आयोग नहीं था उसमें, लेकिन हमने बाद में आजादी के बाद बनाया। और दूसरा, आज रेसिडोरी पावर्स नामक एक विषय है, अर्थात अवशिष्ट विषय नामक एक अवशिष्ट टैक्सेशन नामक एक विषय है जो उस समय नहीं होता था। तो ये दो अंतर आपको फील करने हैं। ठीक है, अब इन फाइनेंशियल रिलेशंस को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके दो विशेषताओं को देखें। क्या दो विशेषताएं हैं कि हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उस टैक्स कलेक्शन को लेकर एक नियम है कि वो टैक्सेशन केंद्र और राज्यों के बीच बटेगा। ठीक है, प्लस केंद्र और राज्य अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगा सकती हैं। वो क्या है वो हम आगे अगली पीपीटी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, केंद्र और राज्य अपने अपने टैक्स अलग लगाएंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टैक्स लगाने के बाद उनका बंटवारा भी दोनों के बीच में होगा। ये दोनों चीजें हमें देखनी हो। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब लेक्चर कंप्लीट होगा तब तक आप इसे समझ चुके होंगे, है ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आर्टिकल 264 में सारी बातें हैं, हमें 265 से स्टार्ट करना है। तो अनुच्छेद 265 हमें ये बता रहा है, और ध्यान से सुनना, हिंदी में कहते हैं कि कोई भी कर, याद रखना, कोई भी कर बिना विधि यानी कानून के लागू नहीं होगा। एक तो रखना है कि ये किस आर्टिकल में है, 265 में, है ना। कोई भी कर बिना कानून बनाए लागू नहीं होगा। इंग्लिश में है टैक्स नॉट बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मीनिंग मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है कि इसमें जो शब्द अथॉरिटी ऑफ लॉ है इसका मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि संविधान में अथॉरिटी ऑफ लॉ का अर्थ क्या है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं विधि का प्राधिकार, विधि का प्राधिकार। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल लेजिस्लेटिव को है। ठीक है, यानी विधायिका को है। यानी कोई भी कानून अगर बनता है भारत में तो सरकार नहीं लगा सकती उस टैक्स को, है ना एडमिनिस्ट्रेशन लगा सकता है उस टैक्स को। उसके लिए एक कानून बनाना होगा और वो कानून केवल लेजिस्लेटिव यानी विधायिका बना सकती है। और हम जानते हैं कि विधायिका का मतलब संसद या फिर राज्यों में विधानसभा से है, विधान मंडल से है। ठीक है, ये याद रखना, कर के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत में विधायिका को है। दो तरह की विधायिका भारत में है, केंद्र में संसद और राज्यों में विधानसभा। यही कानून बना सकती हैं और इसका मतलब यही टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 3 है फी कैन इम्पोज बाय एग्जीक्यूटिव। फीस को या जो शुल्क होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव लगा सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव यानी सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स लगाने के लिए क्या करना होगा, उसे कानून बनाना होगा। लेकिन
सरकार के द्वारा फीस अगर कोई लागू करनी है तो उस फीस के लिए नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने के लिए संसद या विधानसभा से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद लगा सकता है। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों है तो थोड़ी देर में अभी डिस्कस करता हूँ मैं उससे, कैसा क्यों किया जाए, ये फर्क समझ में आना चाहिए। फीस का मतलब है जैसे कि पेनल्टी है, चालान गाड़ी से जब कटता है तो वो पेनल्टी मानी जाती है। क्लियर है? या आप देख रहे होगे देहरादून में या बाकी शहरों में सफाई के लिए जो लोग गाड़ियां आती हैं तो वो 50 रुपीज जो भी चार्ज है आपसे लेती हैं। तो इसके लिए किसी नियम की लेजिस्लेटिव से जरूरत नहीं है, ये सरकारें या वो बॉडी, नगर निगम, कॉरपोरेशन क्या कर सकता है, इसे अपने से बना सकता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लेना फिर से। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो पॉइंट नंबर 4 है उसको ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने पिछली पीपीटी में आपको बताया था, उस पीपीटी के अकॉर्डिंग देखा था कि टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है। नंबर 1 यूनियन के पास, दिखाई दे रहा होगा, पीपीटी शेयर किए मैंने तो दिखनी चाहिए आपको। और दूसरा राइट है राज्य के पास, यानी भारत में कर लगाने का अधिकार इन दो लोगों के पास दिखाई दे रहा है। ठीक है पॉइंट, इन दो लोगों के पास कर लगाने का अधिकार दिखता है। अब अगर यूनियन यानी केंद्र सरकार टैक्स लगाती है तो ऐसे टैक्स को कहां अधिकार मिला है? संसद को। ठीक है, ध्यान से सुन लिया आपने। केंद्र सरकार अगर टैक्स लगाना चाहती है या संसद टैक्स लगाना चाहती है तो संसद को अधिकार कहां मिला है? तो आंसर है संसद को यह अधिकार संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 से 92 के बीच में मिला है। ये ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार को यदि टैक्स लगाना है तो उसे वो टैक्स यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 से 92 के बीच में लगाना होगा। और उस लिस्ट में जो ये 82 से 92 जो लगभग 10 एंट्रीज है, उन 10 एंट्रीज में 14 सब्जेक्ट दिए गए। क्लियर है? ऐसे ही अगर विधानसभा को कानून बनाना है तो विधानसभा के लिए कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 45 से 63 के बीच में दिया गया है। 45 से 63, लगभग 21 सॉरी आपको 19 दिखाई दे रहे होंगे, तो 19 सब्जेक्ट्स और एंट्रीज दी गई हैं। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता, रखना पड़ेगा, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं। यूनियन टैक्स यूनियन लिस्ट में एंट्री 82 टू 92, स्टेट टैक्स स्टेट एंट्री लिस्ट में एंट्री 45 से 63। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में तो डिस्कस कर ले उसे। ठीक है, रटने वाला टॉपिक है। तो 265 से क्या पता लगा कि कोई भी कर बिना कानून बनाए नहीं लगेगा। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, इसलिए कर लगाने का अधिकार भी संसद और विधानसभा के पास है। सरकारें या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन केवल फीस ले सकता है, कर नहीं। और वो कर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लिखे गए हैं, ये यूनियन टैक्स और स्टेट टैक्स की इस लिस्ट में दिए गए हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट कर लिया है? यस सर, कर लिया। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब हम आर्टिकल नेक्स्ट में आते हैं, 266 में आते हैं। 266 में आपको राइट हैंड में
देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड की, हिंदी में बोलेंगे राज्य की संचित निधि। केवल संचित निधि लिखिएगा आप, ठीक है। ये है। तो जो संचित निधि है 266 में केंद्र और राज्य दोनों की दी गई है, केंद्र और राज्य दोनों की है। ये ठीक वैसे है जैसे हमारे पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट, ठीक है, जिसमें वो अपनी इनकम और उन सब चीजों को डालते हैं। तो संचित निधि का मतलब संचय करने वाले निधि। संचय किस चीज का? जो भी घर की इनकम है, इंडिया की या स्टेट की इनकम है। तो 266 में दो तरह के कंसोलिडेटेड फंड है, नंबर 1 इंडिया का और नंबर 2 स्टेट का। ये दो लाइन मैंने आपको इंडिकेट की हुई, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 26 में कितने राज्य होंगे, उनके अपने अलग अलग फंड्स होंगे। हर राज्य का फंड अलग अलग होता है ना। पहला क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ कि दो फंड्स कंसोलिडेटेड फंड कहाँ दिए गए हैं, 266 में दिए गए हैं, नंबर 1। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहें तो उन फंड में पैसा कौन सा आ रहा है, जैसे जो संसद या केंद्र की संचित निधि है उसमें ये आप देखें, सेल टैक्स, वैट पेट्रोल पर लग रहा है वो, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब सेंटर लगा रही है, ठीक है। और उसमें जो कमाई करती है इन टैक्सेस से वो उसमें डाल देती है, ठीक है। इसमें वो कमाई भी आती है जो आप देखेंगे कि जो नॉन रेवेन्यू है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया और फिर पढ़ाएंगे आगे, अभी इतना जरूरी नहीं है इसको पढ़ना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी यही काम करेगी, सबको पैसा कमा के इस फंड में डालना है। ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 ये है 266 में कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो किसके किसके कंट्रोल में है? नहीं पता, भूल गए, कोई बात नहीं। इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट के कंट्रोल में और स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के कंट्रोल में, ठीक है। यानी कंट्रोल का मतलब क्या है? सरकार इसमें पैसा डाल तो सकती है लेकिन निकाल नहीं सकती, ठीक है। निकालने के लिए क्या करना होगा? उसे संसद की अनुमति लेनी होगी। तो बजट किससे रखा जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल याद होगा, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक संसद में कौन रखता है? सरकार। यानी संसद से ये परमिशन ली जाती है कि संसद हमें अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति दे। इससे प्रूव होता है कि सीएफआई पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, जबकि सीएफएस स्टेट लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, जो लोग नए हैं वो पूछना है क्वेश्चन को अपने हिसाब से। निहारिका, ज्योति, शिवानी और हर्ष, आप 3 लोग नए हैं, तो अगर कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं इसको आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात इसका मतलब। अब 266 का जो बी है उसे भी देखो, और उसका नाम है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया।
केवल किसका है पब्लिक अकाउंट? इंडिया का दिया गया है। टू 266 का बी आप देख लीजिए, किसका पब्लिक अकाउंट है? केवल भारत का पब्लिक अकाउंट होता है, केंद्र सरकार का पब्लिक अकाउंट है इस आर्टिकल में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, किसके कंट्रोल में होता है, ये भी समझो, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। स्टेट के अपने पब्लिक फंड्स होते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं दिए गए, यहाँ केवल भारत का लोक लेखा दिया गया। लोक लेखा का मतलब, लोक माने पब्लिक, लेखा मतलब अकाउंट, भारत की जनता का अकाउंट है। तो भारत की जनता का अकाउंट है, और वो किसका अकाउंट था? भारत की संचित निधि थी, यानी दो, वो फंड और ये अकाउंट है। ठीक है, तो सरकार इस फंड में वो पैसा डालती है जो वो पब्लिक से एज ए क्रेडिट लेती है, उधार लेती है। तो अगर आप देखना चाहें तो पॉइंट नंबर 2, और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहां से देखें, ऑल अदर पब्लिक मनीज, कौन सी मनी? अदर पब्लिक मनी। ये कौन सी होती है ये आपको मैं बताता हूँ। यानी जो मनी भारत की संचित निधि में नहीं आएगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अदर पब्लिक मनी का मतलब क्या है? अदर देन दोज कवर्ड अंडर कंसोलिडेटेड फंड। तो जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है, नहीं आता है, वो इसमें आएगा। रिसीव्ड बाई और बिहाफ ऑफ, ये जो शब्द है वो जरूरी है, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट। ठीक है, जैसे पीएफ का पैसा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पीपीएफ होते हैं या पीएफ है, तो सरकार आपसे वो पैसा उधार लेती है या आपको गारंटी के तौर पर लेती है ना। तो वो पैसा सरकार क्या करे? अपने पास रखती है, और इस शर्त के साथ रखती है कि एक सर्टेन कंडीशन के बाद, टाइम के बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब से कोरोना आया है तब से पीएफ क्या हुआ है? कम कर दिया गया, क्योंकि सरकार का बर्डन बढ़ता है उससे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि किस प्रकार का पैसा पब्लिक अकाउंट में इंक्लूड होता है। तो आपको एन एग्जांपल दिया, जो पैसा सरकार एज ए उधार, एज ए गारंटर, एज ए कस्टोडियन लेती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित किस अकाउंट में सरकार जनता की पैसे की कस्टोडियन है? तो आंसर होगा पब्लिक अकाउंट में, पब्लिक अकाउंट में सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टोडियन की तरह काम करती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लाइन नंबर 3 में गवर्नमेंट इनकर्स लायबिलिटी टू रीपे, क्या करना होगा? इसे जनता को वापस करना होगा। रीपे द मनी रिसीव्ड और हैज ए क्लेम और रिकवर द अमाउंट्स पेड। द रिसेप्ट अंडर पब्लिक अकाउंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल रिसेप्ट, यानी ठीक है, ये नॉर्मल प्राप्तियां नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन तैयार होता है कि अगर इसमें पैसा पब्लिक का ही है, ठीक है, तो फिर ये किसके कंट्रोल में होगा? यहाँ आंसर बदल जाएगा। पब्लिक अकाउंट का पैसा सरकार के कंट्रोल में होता है, याद रखना, सरकार के कंट्रोल में होता है, ना कि संसद के कंट्रोल में होता है। लोक लेखा भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी इसमें पैसा खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, ये 266 का बी है, पब्लिक अकाउंट की बात करता है। ठीक है, अगला आर्टिकल
267 है और 267 कंटेजियस फंड ऑफ इंडिया है, भारत की आकस्मिक निधि है। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनता है कि आकस्मिक निधि कहाँ रखी गई है, 267 में है, कितने पैसे इसमें रखे जाते हैं, तो वो पैसा घटता बढ़ता रहता है। करंट के हिसाब से आप 500 करोड़ रुपए मान के चलें उसे। ठीक है, और ये पैसा किस चीज को रखा गया है, ये अनफ्रोजन एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए पैसा रखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर किसका कंट्रोल है। याद रखना, प्रेसिडेंट का कंट्रोल है। तो 3 कंट्रोल हुए, अकाउंट पर कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, संचित निधि पर संसद का, और आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक निधि पर प्रेसिडेंट का। ठीक है, तीनों को पेयर बना के लिखना। पेयर का मतलब कंसोलिडेटेड फंड लिखो, डैश आगे पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट लिखो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर लिखो कंटिजेंसी फंड, फिर एरो बनाओ और यहां लिखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है बात ये? सब लोग ने लिख ली होगी उम्मीद करता है। ठीक है, स्टेट के भी कंटिजेंसी फंड्स होते हैं और वो गवर्नर के कंट्रोल में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप उसे लिख सकते हो कि ये 500 करोड़ रुपए आते कहां से हैं। तो पॉइंट नंबर 4 देखें, ये पैसा हम संचित निधि से ही निकाल के कंटिजेंसी में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होल्ड द फंड ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, ठीक है, ये पैसा कौन खर्च करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये पैसा, ये क्वेश्चन करंट का बन सकता है, कौन खर्च करता है पैसा, ये लोग हैं जो खर्च करने के लिए जिम्मेदार। ठीक, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? ठीक है, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 266 और 267 भी हो गए। अब कुछ आर्टिकल केवल स्ट्रेट रटने की कोशिश करनी है क्योंकि इनकी डिटेलिंग की जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। 268 कहता है ड्यूटीज लिव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। हिंदी में इसका मतलब है ऐसे कर जो केंद्र लगाएगा, ऐसे कर जो केंद्र लगाएगा, ठीक है, यूनियन लगाएगी, लेकिन उनको कलेक्ट एकत्रित करने की और यूज करने की जिम्मेदारी किसके पास है, स्टेट के पास है। एग्जाम्पल की स्टैंप ड्यूटी लगती है जो, इसकी रेट यूनियन डिसाइड करेगी, लेकिन बेचने का काम और उससे जो पैसा आएगा उसको रखने का काम स्टेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे टैक्सेस जो केंद्र लगाए और केंद्र ही कलेक्ट करे, देख रहे होगे
लगाना भी वही है और कलेक्ट करना भी उसका काम है, यूनियन कलेक्ट करेगा। देखो, लेकिन बाद में यूनियन किसको दे देता है? स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो टैक्स का नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है। 269A में आप देख रहे होगे किसकी बात आई है? ये अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जीएसटी आज चर्चा में है ना बहुत, तो क्वेश्चन यही कि जीएसटी का रेफरेंस किस आर्टिकल में मिलेगा? तो जीएसटी का रेफरेंस हमें 269A में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। कुछ 270 में कुछ टैक्सेस केंद्र लगाएगा, केंद्र ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, और बाद में आधा आधा पैसा या जो भी पैसा बटेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, सरचार्ज, याद है ना? सरचार्ज यानी एजुकेशन सेस लगता है, पेट्रोल पर सेस लग रहा है, अभी लिकर पर कई स्टेट्स ने सेस लगा दिया है। तो सरचार्ज और सेस इनको लगाने की जिम्मेदारी यूनियन के ऊपर हो गई। आगे बात सुनिए। तो 268 से 271 को डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो आई होप लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएंगे अच्छे से। लिख लिया? हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही शिवानी, ज्योति, निहारिका? नहीं सर, समझ आ रहा है। हाँ, लिख भी नहीं लेना, समझ आ रहा है। लिखना भी है। ठीक है, तब तो मूव अहेड। ऐसे कुछ आर्टिकल्स और हैं जो आपको सारे रटने नहीं हैं, इसमें से कुछ ही काम के हैं। जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 275 बहुत बार पूछा गया है, तो इसे छोड़ना नहीं किसी हालत में। ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, सर्टेन केसेस, सर्टेन स्टेट्स। केंद्र क्या कर सकता है? राज्यों को इकोनॉमिक हेल्प कर सकता है ग्रांट्स के तौर पर, यानी ये पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन सभी स्टेट्स को नहीं मिलेगा, कुछ ही स्टेट्स को कुछ ही सब्जेक्ट में मिलता है, हर सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। जैसे जनजातियों के वेलफेयर के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए पैसा अगर चाहिए तो एमपी है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, या जो भी स्टेट हैं ट्राइबल्स डोमिनेटेड, वहां के लिए पैसा आप यहाँ से केंद्र राज्य को दे सकता है। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन फिर से हाईलाइट किया है मैंने, इट्स 279A। जीएसटी आपने पीछे 269 में पढ़ा है ना, और उसके लिए जो काउंसिल बनी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, याद है ना? वित्त मंत्री इसका हेड है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? ये उसकी रेफरेंस 279A में रखी गई है, काउंसिल की। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए आप ध्यान से देखो 279, और अगर इसमें से अगर हम 10 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 269A, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऐसे आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हो।
10 जोड़ देंगे तो 279 आ जाएगा और हमें इसकी काउंसिल मिल जाएगी यहाँ पर, तो केवल याद करने के पर्पज से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 280, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और कोई गलत नहीं करता, तो आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। 280 में फाइनेंस कमीशन है और फाइनेंस कमीशन की डिटेलिंग के लिए आपको अगली पीपीटी की तरफ जाना पड़ेगा। अभी बात समझ में आता, तो 280 में फाइनेंस कमीशन है। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फॉर्म किया जाता है। और इसके लिए कानून भी बना है, वो कानून मैंने आपको नहीं पढ़ाया पिछली क्लासेस में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। कानून कब बना है? 1951 में। ये रहा, और डिटेलिंग ये रही इसकी, इस एक्ट की, द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। उसी में क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, टर्म है और पावर। क्लियर है? आर्टिकल अगर करना है तो 280, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने के लिए एक कानून बना जो 1951 में बना, द फाइनेंशियल कमीशन एक्ट 1951। क्लियर है? ये सब प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद। तो एक एक करके देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। उससे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें मेंबर कितने हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक चेयरमैन होता है, ये रहा चेयरमैन, ठीक है। जो भी चेयरमैन होगा, जो कि प्रेजेंट में कौन है, कोई बताएगा? एन के सिंह है। बिल्कुल ठीक, ये आपका जवाब सामने लिखा है। प्रेजेंट में जो कमीशन है उनके चेयरमैन एन के सिंह हैं, जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। अब ये जो कमीशन के चेयरमैन साहब हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत भी होगी, जाहिर सी बात है। तो क्वालिफिकेशन के नाम पर केवल क्या है, एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। यानी एक आईएएस ऑफिसर भी आईपीएस को भी बना सकते हो आप, जो प्रेसिडेंट को ठीक लगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब एक आदमी तो ये हो गया, मेंबर कितने होते हैं? 4, ये 4 मेंबर, ठीक है। अब 4 मेंबर की क्वालिफिकेशन देखो, या तो हाई कोर्ट का जज हो या उसके बराबर क्वालिफिकेशन, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, फाइनेंस और अकाउंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, वित्त का और लेखे का एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, है ना। और एक और क्वालिटी है जो उसमें मेंशन नहीं किया मैंने, वो है इकोनॉमी का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 5 लोगों की टीम काम करती है इसमें। ये हो गई क्वालिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी बता दी मैंने आपको। टर्म पर ध्यान देते हैं। टर्म, एक फाइनेंस कमीशन और उसके मेंबर का टर्म 5 साल का होता है, 5 ईयर, ठीक है। अब टर्म का मतलब है कि उसकी जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन हैं, वो कब तक के लिए वैलिड होती हैं। तो वो वैलिड होती है 5 ईयर के लिए। इस सेंस में अगर देखना है तो 5 ईयर का टर्म हो गया, अगर उसकी सिफारिशों की
इम्प्लीमेंट होने का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 5 ईयर है। जैसे सबसे आप अगर सेकंड लास्ट में देखें ये वाला पॉइंट, तो 1 अप्रैल 1920 से 15वां लोक वित्त आयोग लागू हो गया है, एनके सिंह वाला, और 5 साल तक चलेगा। 5 का मतलब कितना हो गया, 25 साल तक इसे चलना, 2025 तक इसे चलना है, यानी 2025 तक चलेगा। और इससे तय होता है कि ये 5 साल का टर्म लेके चलता है। एक तो ये कंडीशन होती है, टर्म का मीनिंग एक ये भी है, ठीक है। यहाँ तक दूसरा मीनिंग टर्म का आपको 5 ही मान के चलना है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी होती है तो उससे पहले कई सारे काम करने होते हैं। उस काम के लिए उसके टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है। राष्ट्रपति जनरली 1 साल देता है, जैसा कि अभी 15वें लोकसभा आयोग, 15वें वित्त आयोग के बारे में हुआ कि इसका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया था, ठीक है। तो अगर वो रिपोर्ट देने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट लागू होंगी वो 5 साल के लिए ही लगेंगी, इतना याद रखिए, ठीक है। ठीक, ये कमीशन आजादी के बाद से बन रहे हैं और हर 5वें साल बनते हैं। तो पहला कमीशन आप देखेंगे लास्ट लाइन में, केसी नियोगी साहब की अध्यक्षता में बना था 1952 में। तो डेट जरूर रखना, 6 अप्रैल 52 में ये बनता है और 5 साल की रिकमेंडेशन देकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो 14वां कमीशन था आपके सामने है, वाई बी रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं। 13वां था, उसके केलकर हैं, विजय केलकर, ठीक है। करंट अफेयर्स के पॉइंट से एनके सिंह वाला जो कमीशन है वो डेट पूछ सकता है कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 27 नवंबर को, है ना। और इनके अपॉइंटमेंट जो है वो परसुएंस ऑफ क्लॉज 1 ये यूज होता है। आर्टिकल 280 का जो क्लॉज 1 है उसमें प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, कमीशन की रिकमेंडेशन कब से शुरू होनी थी, 1 अप्रैल 20 से, बन कब गया 17 में, यानी उसे लगभग 2.5 साल मिला अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करने में। तो इसका मतलब है कि कमीशन की रिपोर्ट लागू जब होती है उससे पहले कमीशन बनाना पड़ता है, तभी रिपोर्ट बनाने का टाइम उसे मिलेगा, ठीक है। 27 नवंबर 2017 को 18 तक बना था और बाद में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आनी चाहिए पूरी। ये तो उसके कंपोजिशन और सबके बारे में हुआ, क्योंकि आयोग प्रेसिडेंट बनाते हैं इसलिए क्वेश्चन बनता है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की तरह ये भी क्या है, एक ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संस्था है या संगठन है, ठीक है। सर क्या है, हिंदी में बता दीजिए। स्वायत्त शासी, स्वायत्त, ऑटोनोमस। स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है कि सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। अपने काम करने के तरीके, अपने काम तो ये खुद तय करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो मेन वर्क है वो देखना है आपको, काम क्या करता है। इसके जो काम है वो आप देखो पॉइंट नंबर 2 में, आर्टिकल 283 में दिए गए हैं। ये जो काम करेगा उन कामों का जो रेफरेंस है वो आपको कहाँ मिलेगा, 280 के 3 में मिलेगा, क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। जो करेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये काम है कहाँ पर, 280 में बताए गए, आपको यहाँ से लिंक करना है इनको। मेन काम क्या है, एक एक करके आपने लिख लो। इसका काम सिफारिश देना है। किन चीजों में सिफारिश देना है, वो चीजें 280 के 3 में दी गई हैं। पहली, केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर है, टैक्सेस है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपने भी पीछे देखे हैं,
उन करों का बंटवारा होता है या उनकी सिफारिश देता है। जैसे यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये पहला काम था उसका। ठीक है, मतलब अगर केंद्र ने 100 रुपए टैक्सेस से कमाए तो उसमें से कितना % हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो 42 रुपए मिले, 45 रुपए मिले, ये बात ये डिसाइड करता है, यानी इसकी सिफारिश देता है। ठीक है, इसी बात को मैंने कहा नेट टैक्स इनपुट्स, इसकी जो सही भाषा है वो है शुद्ध कर आगम कहते हैं इनको। नेट टैक्स इनपुट, शुद्ध कर आगम, मतलब शुद्ध कर आगम कैसे निकाले जाते हैं, अभी एग्जांपल दिया। 100 रुपए टैक्स के हैं, ठीक, और हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसको प्राप्त करने में लगभग 20 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि जो अधिकारियों को तनख्वाह वगैरह भी देनी पड़ेगी। तो अब नेट पैसा कितना बचा सेंटर के हाथ में? 80 रुपए। अब इस 80 में से कितने बटने हैं ये बताएगा आपका फाइनेंस कमीशन। तो नेट टैक्स इनपुट्स का मतलब ये है। क्लियर है? दूसरा काम आप देखेंगे, भारत की संचित निधि में से, भारत की संचित निधि में से राज्यों को दी जाने वाली सहायता के सिद्धांत बताना। रिकमेंडेशन अबाउट प्रिंसिपल which used to distribution grants in aid by the state or by the union to the state। अभी आपने 275 देखा था ना, जिसमें लिखा था कि केंद्र राज्यों को अनुदान दे सकता है। तो अनुदान देने के नियम क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, उन पर सिफारिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये राज्य सरकारों को और केंद्र को बताएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को अपनी इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए। तो उस इनकम को बढ़ाने के सुझाव भी देता है। ठीक है, लास्ट जो काम है वो ये है कि भारत की फाइनेंशियल स्टेटस या कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेसिडेंट जो भी ठीक समझे वो काम दे दे इनको। भारत की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए जो भी वो जरूरी समझे वो इनको दे सकता है काम, यानी कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो ये काम है वो सिफारिशी काम है, यानी क्या होता है, रिकमेंडेशन ये सबमिट करेगा अपनी। तो क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पीपीटी नहीं है, आप वहाँ है, दिखाई दे रही है सामने आपको ये पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है, तो पहला क्वेश्चन तो बना कि क्या आयोग के जो कार्य हैं वो सरकार के लिए बाउंडेड हैं, बाध्यकारी हैं? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं, केवल रिकमेंडेशन है। सरकार चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। ठीक है, अब ये रिकमेंडेशन क्या डायरेक्ट सरकार को देता है? नहीं, सरकार के हेड को देता है, और वो है प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है? तो आर्टिकल 281 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, और प्रेसिडेंट का काम ये है कि उस रिपोर्ट को विधानसभा संसद की अनुमति के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखवाए। ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी आपको।
ठीक है। और उस रिपोर्ट में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ये भी लिखा होता है। प्रेसिडेंट सरकार की कार्यवाहियों को या उसके सरकार का जो क्या मन है इन सिफारिशों को लेकर, मानना है या नहीं मानना है, कितना मानना है, ये सब बातें भी वो उस रिपोर्ट में लिखता है और संसद के दोनों हाउस फ्लोर पर रखवा देता है, दोनों सदनों में रखवा रहे हैं। ठीक है, ये है भारत का वित्त आयोग। अब क्वेश्चन मेंस के हिसाब से पूछा गया है, तो क्वेश्चन भी आप लिख लें। इसमें क्वेश्चन ये है कि वित्त आयोग और फाइनेंस कमीशन, सॉरी नीति आयोग जो कि योजना आयोग था, उनकी तुलना करें और क्या आपको लगता है कि नीति आयोग या योजना आयोग ने फाइनेंस कमीशन के कार्यों को एक्वायर कर लिया, छीन लिया है? नंबर 1। नंबर 2, इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में कहें, फाइनेंस कमीशन केवल एक दिखावे की संस्था है या शो ऑफ कमीशन बन के रह गया है, केवल शो ऑफ करने वाला है, डमी है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद और फाइनेंस कमीशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सहकारी संघवाद, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि भारत में सहकारी संघवाद का क्या अर्थ होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? तो सीधा और स्ट्रेट आंसर लिखो इसमें। आर्थिक मामलों में, इकोनॉमिक अफेयर्स में केंद्र और राज्य की मध्य निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट amongst financial relations। ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये भारतीय संविधान की विशेषता है, याद रखना। भारत के फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए, संघवाद को बनाए रखने के लिए संविधान के निर्माताओं ने और उसके बाद में सरकारों ने चलाने के लिए इसका यूज किया हुआ है। ठीक है, ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, तो उसका जवाब था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसको ये टाइटल संथानम कमेटी ने दिया था, के संथानम कमेटी। ये कमेटी भी भारत में केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी कमेटी की सिफारिश पर आपको याद होगा सीबीआई जैसे संस्थान भी बने हैं। ठीक है, तो मूल क्वेश्चन फिर से वापस हम लौटते हैं। ठीक है, और मूल क्वेश्चन ये था कि क्या फाइनेंस कमीशन दिखावे की संस्था बन के रह गई है ना? तो इस चीज को 2-3 पैराग्राफ में आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ तक। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, क्या समझाना है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो जब पहला
अपना ये लिखोगे, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन, तो उसमें दिखाओगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि 280 में वित्त आयोग है और इसका जो काम है वो सिफारिशी है। सिफारिशी का मतलब सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाउंड नहीं है। तो जिस चीज को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, तो सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की इच्छा है मान या न माने, यानी इसके वेटेज में कमी आ जाएगी इससे। ठीक है, नंबर 1 ये रीजन है। नंबर 2 कि वित्त आयोग केवल सिफारिश इस चीज की दे सकता है कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 42 रुपए करना है, 42% करना है, कितना परसेंट करना है। लेकिन इसके बाद का जो काम है वो योजना आयोग ने अपने हाथ में ले लिया, अब नीति आयोग ने ले लिया कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा ये इसमें नहीं बताया गया, ना कहा गया इसको लेकर। समझ रहे हो बात? सपोज करो कि जैसा एग्जांपल दिया मैंने, कहा 80 रुपए में से 40% राज्यों को जाना है, तो 80 का 40% कितना हो गया, 32 रुपए। अब 32 रुपए भारत के राज्यों को बंटने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को भी बंटने हैं। यूपी जैसा बड़ा स्टेट भी है ना, और गोवा और सिक्किम जैसे छोटे स्टेट भी है। तो क्या सबको 1-1 रुपए दिया जा सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं दिया जा सकता। तो राज्यों को पैसा बांटने की सिफारिश तो है, लेकिन राज्यों को कैसे और कितना मिलेगा इस बात की सिफारिशें या नियम पहले योजना आयोग बनाता था और अब नीति आयोग बनाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन चीज है और सरकार तय करती है। योजना आयोग की सिफारिशों की, वित्त आयोग की सिफारिशों को मानना है कि नहीं मानना ये भी आयोग सरकारें तय कर रही है। इन 2 पॉइंट्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि वित्त आयोग के जो अधिकार थे वाकई वो योजना आयोग ने ले ली, नीति आयोग ने ले ली, है ना, क्योंकि जो वित्त आयोग के कार्य तो सिफारिश ही है, माने नहीं जा सकते। और जब पैसे बांटने की बारी आई तो नीति आयोग और योजना आयोग आकर खड़े हो जाते हैं कि हम बांटेंगे पैसे। और आप जानते हो कि योजना आयोग का अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इसका मतलब अब पैसा बांटने में किसकी चलेगी? प्राइम मिनिस्टर की चलेगी। और पूरी पूरी संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है, जबकि पैसा किसका है? देश की जनता का पैसा है। तो कैसे बढ़ना चाहिए था? बिना किसी प्रभाव के। और यहाँ क्या हो रहा है? प्रभाव बढ़ता हुआ, स्थापित होता हुआ दिखता है। ठीक है, इस वजह से आरोप लग रहा है कि जहां वित्त आयोग सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल था, ठीक है, कि जहां केंद्र और राज्य परस्पर वित्तीय निर्भरता रखते थे, योजना आयोग और नीति आयोग जैसी संस्थाओं ने, एनडीसी जैसी संस्थाओं ने क्या किया? इस सहकारी संघवाद पर चोट की। चोट का कारण समझ में आ गया? आरोप तो लगेंगे ही। जैसे कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि, एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मोदी जी लेकर आए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या था? इसमें राज्यों के लिए कुछ भी नहीं। तो तय हुआ ना कि 20 लाख करोड़ रुपए इतना पैसा बटा, जीडीपी का 10% पैसा है, बट रहा है, लेकिन राज्य क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। यानी सीधा सीधा प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर कर रहा है कि वो कितना बांटे, किसको बांटे और कितना दे। क्लियर है? तो इन आरोपों की वजह से ऐसा लगता है कि नीति आयोग, योजना आयोग ताकतवर बन रहे हैं, और जो कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं है ना। तीसरा पॉइंट आएगा कि तुलना करने पर देखें तो पता लगता है कि वित्त आयोग संविधान की संस्था है और योजना आयोग या नीति आयोग संविधान से बाहर की संस्थाएं हैं, जो संसद केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बने। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की इच्छा चलती है, हमें पता होना चाहिए।
तो एक आदमी की इच्छा संवैधानिक संस्थाओं पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, ऐसी संभावना लग रही है। तो जो संविधान ने कहा उसका मूल्य तो कम हो गया, और संविधान से बाहर एक व्यक्ति अगर सोच रहा है उसका वेटेज ज्यादा देखने लगा है। ठीक है, तो संवैधानिक संस्थाओं की तुलना में जो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, उनका वेटेज बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं मानी जा सकती कि संवैधानिक संस्थाओं को बाईपास करते हुए महत्वपूर्ण काम कोई गैर संवैधानिक संस्था के पास चले जाए। क्लियर है? इन 3 पॉइंट से आपको ये सब होता हुआ दिखेगा। चौथा पॉइंट भी है कि वित्त आयोग की भूमिका मेजरली कहां तक सीमित रह गई थी? केवल केंद्र और राज्यों के करों के बीच बंटवारे को लेकर। ठीक है, यानी वित्त आयोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा, यह आरोप था। ठीक है, मतलब बहुत ही रूटीन काम करता है, बनाओ, सिफारिश दो और काम खत्म, पता भी नहीं लगता था कि सिफारिश आ गई, खत्म हो गई। ये चौथा एलिगेशन लगाना है आपको इसमें। हो गया। लेकिन हमेशा की तरह लास्ट पैराग्राफ में आगे क्या करना है, ये समझाना है कि आप ये आरोप पूरे तरीके से ठीक नहीं। ठीक है, विशेषकर नीति आयोग के बनने के बाद, जो कि पहले से ज्यादा कैसा है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब अब उसमें मुख्यमंत्रियों, राज्य के प्रतिनिधियों की भूमिका ज्यादा है। तो अगर वित्त आयोग में कोई काम नहीं हो रहा और नीति आयोग ये काम कर रहा है, और नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका स्पष्ट है और बड़ी है, पहले से प्रभावी भी, इफेक्टिव भी, तो वित्त आयोग यानी राज्यों के वित्त के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि और सुरक्षा प्राप्त हो रही। नंबर 1। नंबर 2, नीति आयोग जैसी संस्थाएं प्रोफेशनली काम करती हैं, है ना, सीईओ हैं उसमें, एक्सपर्ट्स हैं। तो जो कमी वित्त आयोग में थी, वो कमी नीति आयोग में एक्सपर्ट्स को लाकर पूरी की जा रही है। नंबर 3, जो 15 वित्त आयोग बना है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो इस वित्त आयोग ने अपने काम के तरीके में व्यापक बदलाव किया। यानी अब ये संस्था भी क्या कर रही है, प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, कोविड-19 के आने के बाद फरवरी मार्च की स्टोरी है, जहां वित्त आयोग ने कहा था कि हम कोविड के इम्पैक्ट जो राज्यों पर पड़ेंगे या केंद्र पड़ेंगे, उनको देखते हुए अपनी सिफारिशें देंगे। एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे जब मेंस लिख रहे होंगे। तो जब उसने कहा कि हम कोविड-19 के इम्पैक्ट्स को भी अपनी सिफारिशों में शामिल करेंगे, तो इसका मतलब आयोग अप टू डेटली काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे विषयों पर आयोग को सिफारिश देने के लिए 12 सदस्यों की टीम बनाई गई है, और उन 12 सदस्यों की जो टीम है उसमें प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग भी प्रोफेशनली काम कर रहा है। लास्ट, वित्त आयोग के काम भले ही एडवाइजरी नेचर के हैं, सिफारिशी हैं, लेकिन जिस तरह सरकारों ने वित्त आयोग की सिफारिशों को लगभग मान लिया है, पूरा का पूरा मान लेती हैं बिना किसी परिवर्तन के, इससे इसकी वैलिडिटी का पता लगता है कि सरकारों ने इसे केवल सिफारिश ही नहीं माना, बल्कि उसकी सिफारिशों को व्यवहार में प्रयोग किया है। इसलिए सिफारिशी या एडवाइजरी होने के बावजूद भी ये प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। ठीक, तो लास्ट में फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां वित्त आयोग थियोरेटिकली काम करता है, वहीं उसको प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर देने के लिए नीति आयोग जिम्मेदार है। पहले योजना आयोग जिम्मेदार था, अब नीति आयोग जिम्मेदार।
This conference will now be recorded. फिर यहाँ तक कहानी। तो ये वित्त आयोग और योजना आयोग से संबंधित जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो आपके तैयार हैं। ठीक है, अब हम 280 और 281 पढ़ने के बाद सीधा कहाँ जंप करेंगे? आर्टिकल 301 में। ठीक है, सॉरी 300 में। तो अब सीधा अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 300 पार्ट 12 है। और पार्ट 12 क्या कहता है? सॉरी, आर्टिकल 300 ए क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से कानूनी तरीके से ही वंचित किया जाएगा। कानूनी तरीके से ही वंचित किया जाएगा। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी और वेल्थ विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्लियर है? तो ये आर्टिकल कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये आर्टिकल संपत्ति के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। संपत्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में था, वहां से हमने इसको हटा दिया था। 19 और 31 में था, वहां से हटा कर हम इसे कहाँ ले आए? 300 के ए में। तो 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक तो यही कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया है? तो 300 ए में रखा गया है। 300 का ए का 1। दूसरा, क्या ये आज भी मौलिक अधिकार है? नहीं। अब ये स्टेचुअरी विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। विधिक और संवैधानिक अधिकार, स्टेचुअरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट फंडामेंटल राइट अभी नहीं है। तीसरा, क्या किसी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं? आंसर होगा यस। लेकिन ऐसा करने के लिए संसद को या विधानसभा को कानून बनाना होगा। बिना कानून बनाए किसी की प्रॉपर्टी से आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, लैंड एक्विजिशन बिल 2013। क्लियर है बात? लैंड एक्विजिशन बिल जो संसद ने पास किया है और उसमें नियम बनाए गए हैं कि किसी की संपत्ति को कैसे लिया जा सकता है, और जब लेंगे तो सरकार उसे बदले में क्षतिपूर्ति यानी रेमुनरेशन देगी। लेकिन ये सब कानून बनाकर ही संभव है। ठीक है यहाँ तक? तो आज पार्ट 12 तैयार है हमारा। कल से हम पार्ट 13 की बात शुरू करेंगे इसी टाइम पर, 8:15 पर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर हाँ एक क्वेश्चन। बोलो बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने बताया कि जैसे कोविड-19 में स्टेट्स हैं, उनको उनकी इनकम तो आ नहीं रही, तो उनको फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो यूनियन उनको फंड्स कैसे देगा? 2-3 तरीके हैं। एक तो 275 में दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो टैक्सेस का जो एलोकेशन है उसको बढ़ा सकता है, उस रेशियो को बढ़ा सकता है कि ज्यादा टैक्स दे दे। तीसरा, कि स्टेट से आने वाले जो ड्यूटीज वगैरह हैं उन ड्यूटीज को माफ कर दे। सर इसमें फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग का भी कुछ होगा? हाँ, दोनों का है। आज अगर पेपर आप पढ़ोगे तो नीति आयोग का ज्यादा है, फाइनेंस कमीशन का उतना ज्यादा नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन हद ये कर सकता था कि अपने रिकमेंडेशन में लिख दें कि कोविड-19 का इम्पैक्ट ज्यादा है, राज्यों की हालत खराब है, तो उसके लिए हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि केंद्र उनके लिए अलग से फंड बनाए और उस फंड को उसके थ्रू लाभ पहुंचाए। और सर ये फंड फिर दिए कहाँ से, कौन से उससे जाएंगे, मतलब कहाँ से निकाले जाएंगे? संचित निधि से जो भी पैसा खर्च होगा, कंसोलिडेटेड फंड। बिल्कुल वहीं से खर्च होगा। ठीक है।
हाँ, इसके अलावा नीति आयोग चाहे तो, जैसे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बनाया ना, तो कल उसमें से 3100 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उससे भी दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा फिर वित्त आयोग और वित्त आयोग के अधीन नहीं रहेगा, है ना। वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो केवल भारत की संचित निधि से यानी टैक्सेस से आने वाली इनकम पर बात कर सकता है। ठीक है, कोविड-19 में 3100 करोड़ रुपए जो कल पीएम केयर फंड से दिए हैं, वो या तो पीएम के हाथ में होंगे सीधे, या नीति आयोग के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। देखिए, आज पेपर पढ़ो तो काफी जानकारी मिलेगी इस चीज को लेकर। कल के इम्पैक्ट कल पढ़ो, कल का पेपर पढ़ो, इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह, तो बहुत अच्छी डिटेलिंग मिलेगी उसमें से। ओके सर। क्लियर है? तो आज सर ये क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 का है ना ये? पार्ट 12 में। ठीक है, क्वेश्चंस दिखाओ। मेंस का जो मैंने दिया है अच्छा क्वेश्चन है, लिख सकते हो उस पर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर।